Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in Ishq Mohabbat with the subject, Bachcha log. So, from the last few video lectures, we have started the JEE Main and Advanced, or you can say the NEET video lectures for physics. और इसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया. लाइक इफ आई टॉक अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स, द सरफेस टेंशन एज वेल एज दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट. एवरी टाइम आई यूज्ड टू से रोटेशनल मोशन, बट या दिस इज नॉट अ रोटेशनल मोशन, दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. ये बहुत ही डिटेल्ड क्लासेस जो है बच्चा लोग हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर रखा है. इसके साथ ही साथ वी हैव स्टार्टेड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बट बिफोर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक constraint motion. So already we have finished the constraint motion. Now this is going to be the segment number 2, and in the segment number 2 bachcha log, this class is going to be super amazing. Stay tuned and watch this video till the end, bachcha party, because आज के video lecture के बाद you will realize that you are in ishq mohabbat with the subject, bachcha party, and you will feel that physics is your mohabbat, बच्चा लोग, because today's topic is all about wedge constraint. अच्छे लोगों के प्राण निकल जाते हैं बच्चा पार्टी, कसम बता रहा हूं मैं आपको, अच्छों के प्राण निकल जाते हैं. बिकॉज जितनी ये चीजें दिखने में लगती है टफ और रियलिटी में है भी, बट इस टफ को भी बहुत आसान करके समझा जा सकता है अगर हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो, अगर हमें बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पता हो, तो फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है. और मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, दिस इज द मेन मोटो ऑफ आवर चैनल, that we believe in learning the physics by clearing the concept. And bachcha party, you have to do the same. If you start learning the physics by clearing the concept of it, day will come in your life when you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. And trust me bachcha party, don't go for the ratification. If you follow the excellence, the marks will follow you 101%. सत्य बात है, अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लीजिए. तो मैंने आपको कहा है कि जेईई मेन एंड एडवांस की फिजिक्स या फिर नीट लेवल की फिजिक्स कंप्लीट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है. बस आपको करना ही है कि शिद्दत के साथ सभी वीडियो लेक्चर्स को देखना है, अच्छे से अपने नोटबुक में उतारना है, और उसके बाद चाहे आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, इजिली यू कैन सॉल्व इट. सो बच्चा बाड़ी, लेट्स स्टार्ट द क्लास. बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ह्यूज रिक्वेस्ट, ह्यूज नहीं, छोटा सा, वन स्मॉल, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कर देना चाहते हैं. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, देन प्लीज बी अ पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट वी आर नथिंग. सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली. फॉर दैट सिंपल, नीचे जो सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to be updated by the latest video lecture and study motivation from the channel बच्चा लोग. Let's start the class. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हमारा पेन कहाँ चला गया? मिल गया. सो बच्चे लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो देखा जाए कंपटीशन लेवल के हिसाब से मैं बात करूँ. अच्छा, बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल भी घबराए नहीं है, ये वीडियो लेक्चर्स आज से आप देख सकते हो. देखो, बोर्ड में कंस्ट्रेंट मोशन तो नहीं है, बट इसके बाद से जितने भी आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, वो सब बोर्ड लेवल का होगा. हालांकि बोर्ड लेवल का इन द सेंस स्टार्टिंग के 10 12 15 मिनट आप समझ लीजिए कि जैसे मैं कोई टॉपिक ले रहा हूँ, उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, तो वो बोर्ड लेवल का है. बट विश्वास मानिए मेरा, मैं इस हिसाब से आपको फिजिक्स कराने वाला हूँ कि अगर आप बोर्ड लेवल के ही बच्चा पार्टी हो, तो भी आप इसके अंदर इतना आनंदित हो जाएंगे, इतनी आनंद की अनुभूति आपको आने लगेगी कि लगेगा कि यार और पढ़ ले और सीख ले. ये मान के बिल्कुल भी मत चलो कि ये फिजिक्स का जेईई मेन सेशन है, एडवांस सेशन है, तो मुझे नहीं करना. आप एक बार घुस करके तो देखना, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा पार्टी. एक बार आप अगर पैटर्न को फॉलो करने लग गए ना, द वे बाबा एसएसपी इज टीचिंग, अगर आप एक बार उसको फील करने लग गए, तो फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा यार. फिर ना बोर्ड लेवल, ना जेईई मेन एंड एडवांस, तब आप फिजिक्स के बच्चा पार्टी बन जाओगे, आपको फिजिक्स के साथ इश्क हो जाएगा. इसीलिए ये भूल जाना कि ये स्पेशली मेन एंड एडवांस के लिए है, ये स्पेशली नीट के लिए है, या ये स्पेशली हमारे बोर्ड लेवल के लिए. ये फिजिक्स के लिए है. जो बच्चे फिजिक्स एडिक्टेड जोन में जाना चाहते हैं, फिजिक्स को महसूस करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो लेक्चर्स हैं. चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो हमारे लिए चल रहा है ये कंपटीशन लेवल के हिसाब से, इसे मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है. मैकेनिक्स बहुत बड़ी है बच्चा पार्टी, बहुत बार बता चुका हूँ. उसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एंड the key point of the class is all about wedge constraint. अभी तक जो आपने कंस्ट्रेंट पढ़ा था, ये उससे एक थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, वेज कंस्ट्रेंट. यानी कि वेज तो आप समझते हैं ना,
वो जो इंक्लाइन प्लेन होती है, राइट, उस इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम ब्लॉक को रख दें, ब्लॉक को रस्सी से भी बांध दें, फिर रस्सी के दूसरे साइड पे एक ब्लॉक है उसको खींचें, रस्सी को इस तरफ लेकर के जाएं, तो सिचुएशन जो होगी ना वो वेज कंस्ट्रेंट है। हम आते हैं इस पॉइंट पे, बट वेज कंस्ट्रेंट को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पहले समझनी पड़ेगी, कुछ लॉजिकल बात हो जाए, बिकॉज बिना लॉजिक के तो मैं कहानी को आगे स्टार्ट करता भी नहीं, है ना। तो चलिए एक लॉजिक की बात करते हैं बच्चा लोग, और इससे मैं आपको पूरी तरह से फील कराऊंगा, बशर्ते आप मेरी बातों को बहुत शिद्दत से सुनना बच्चा पार्टी, ठीक है। क्या परेशान कर रहे हो यार तुम, बताइए। माइक हमको जब देखो तो परेशान करता रहता है, नहीं चाहते हो खुश रहें, कमाल करते हो यार। हाँ आइए देखिए, मान लो बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल, वेज कंस्ट्रेंट पर हम आते हैं, आ चुके हैं। एक सिस्टम मान लो इस तरह से, ये एंगल है थीटा और इसके ऊपर एक ब्लॉक है। अभी मास वास की कोई चर्चा नहीं, अभी जो भी आप कंस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे ना अभी तक, उसमें कुछ मास वास नहीं लिए थे, अब लेंगे। जब ये सीख लेते हैं तब क्या होता है कि सब जगह मास ऐड कर दिया जाता है, तब निकाला जाता है, बट अभी मास नहीं। अभी खाली इतना समझिए बच्चा कि हाँ, ये इसके साथ एक और कनेक्शन दे देते हैं ताकि और फील आ जाए, मज़ा आ जाए, आनंद की अनुभूति लगे, भौतिक विज्ञान ही जीवन है। ओ हो सर जी, यहाँ पर एक पुली है, ठीक, इस पुली के साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग ऐसे ऊपर से होते हुए इस ब्लॉक के साथ गई हुई है, और बच्चा पार्टी एक और चीज़ हम दे देते हैं, यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन है। ये बच्चा पार्टी एक दीवार है, बोलो क्लियर, ठीक। तो ये दीवार है, दीवार के साथ रस्सी कनेक्टेड है, रस्सी के साथ पुली है, पुली अटैच्ड है इस वेज के साथ, इसी को वेज कहते हैं, इसके साथ एक ब्लॉक है। अब कहानी ये है, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा ये बात बताओ, अगर ये कौन, ये वेज इस डायरेक्शन में ए से मूव कर रहा है, A is the velocity in the left direction of the wedge, and the block is moving in this direction with velocity b. So what do you think? Do you really think that A is equal to b? ये एक क्वेश्चन है, यही कंस्टेंट मोशन हुआ, बंधा हुआ है सब कुछ, सब मतलब सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, सब रिलेट कर रहा है। आप ऐसे लॉजिकली सोचिए कि अगर ये A से इधर जाए तो फिर ये ब्लॉक कितने से जाएगा, क्या 100% B से जाएगा, या कुछ और चीजें इसके अंदर आने वाली है। इन रियलिटी क्या है वो तो अभी हमें समझ में आने वाला है। ये एक मेरा क्वेश्चन हो गया, और ये वेज कंस्ट्रेंट जैसा कुछ सिस्टम है, ऐसा मानना है हमें, ठीक है। बट आप एक पहले मेरे को और दूसरी बात बता दो बच्चा पार्टी, एंड प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर मैं कहूं कि ग्राउंड फ्रेम से, प्लीज फोकस ऑन माई क्वेश्चन, इफ आई आस्क फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, what is the velocity vector of this block above the wedge? ग्राउंड फ्रेम से अगर आप इस ब्लॉक को देखें तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर कहां पे है, क्या इस तरह से है, क्या इस तरह से है, या फिर इस तरह से है। लॉजिक, स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू थिंक एंड देन आंसर इटसेल्फ, अपने आप से आंसर करना, ठीक है। ओके, कर लिया, नाउ बैक टू द पॉइंट। सी बच्चा, अगर जो भी स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहा है कि ग्राउंड फ्रेम से अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें, इस ब्लॉक को, और इसकी वेलोसिटी ऐसे नीचे आए, तो वेल ये गलत है। मैं इसे फील भी कराता हूं अभी आपको कार के अंदर बिठा करके। क्यों ऐसा, क्यों इस तरफ नहीं होगा? रीजन नंबर 1, बिकॉज ये भी मूव कर रहा है। अगर ये मूव नहीं कर रहा होता मेरे लाल, तब 100% इधर ही था ना, बट ये भी मूव कर रहा है। अब एक सिचुएशन को इमेजिन करना, थोड़ा थ्योरेटिकली सोचते हैं, फिर मैं मैथमेटिकली लॉजिक पर आता हूं। एक लॉजिक आपको समझाता हूं। देखिए, कार के अंदर तो आप कभी ना कभी बैठे ही होंगे, नहीं भी बैठे होंगे तो सोचेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि मास्टर सही बोल रहा है। ये आजकल की सेगमेंट की कारें, हाँ, किया सेल्टोस आ गई भाई, ठीक है। चलिए ओके, देखिए इस सिस्टम को आप देखिएगा, ये थोड़ा सा ऐसा है जो कि बिल्कुल इसके जैसा ही है। मान लो ये कार चल रहा है इधर, और यहां से ना एक ब्लॉक गिरता है अचानक,
नीचे की तरफ। राइट बच्चा, कार चल रहा था इस डायरेक्शन में, एक ब्लॉक कांच का जो फ्रंट वाला पोर्शन है वहां से गिरता है, जिधर वो वाइपर चलता है, राइट, ये गिरता है। अब एक बात सोचो कि जो कार में बैठा हुआ बंदा है ना, उसको वो जो ब्लॉक है ना बच्चा, वो ऐसे ही नीचे फिसलती हुई गिरती हुई दिखाई देगी, वही उसको लगेगा साफ साफ कि यार ये ऐसे जा रहा है, जिस हिसाब से कांच का शेप है उसी हिसाब से वो ब्लॉक फिसल के नीचे गिर गया। दैट्स ट्रू एंड इट्स 100% राइट, है ना। इमेजिन भी हो जा रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चा कार में बैठा, जो बंदा, नॉट बच्चा, जो कार में बैठा हुआ है उसके लिए वो ऐसे ही नीचे जाएगा, वही। लेकिन बच्चा पार्टी, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आप जरा सोचिए कि अगर कोई आदमी ग्राउंड फ्रेम से इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे तो कार भी चलती हुई दिख रही है ना, उसे तो बच्चा कार भी चलती हुई दिख रही है और साथ ही साथ बच्चा पार्टी ये भी चलता हुआ दिख रहा है। तो 100% इस ग्राउंड फ्रेम से देखने पे ये कार और फिर ये ब्लॉक का जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट यहां कहीं पर आएगा, वो आपको उस डायरेक्शन में दिखाई देगा। 100% इस बात को फील करने की जरूरत है, और अगर आप इसे फील कर गए तो फिर अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या ये समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आपने इसे फील करा होगा। बाबा एसएसपी गारंटी के साथ कहता है आपको 100% ये फील आया होगा। हाँ, लेकिन अगर कार नहीं चल रही होती तब तो फिर कार में बैठे वाले के लिए भी ये हो गया और जो ग्राउंड फ्रेम्स है उसके लिए भी हो गया, अगर कार नहीं चल रही है तो। जरा सोचिए बच्चा पार्टी, सोचिए बच्चा पार्टी, ग्राउंड फ्रेम से मुझे ये इजीली ऑब्जर्व हुआ या कार में बैठ के? आंसर है कार में बैठ के। ग्राउंड फ्रेम से भी वो चीजें समझ में आ रही हैं, बट थोड़ा सा क्या वैरायटी टफ हो गया? आंसर है यस। बट इफ यू आर इनसाइड द कार, then for you it is very easy to answer this question, that where is the velocity vector of that block which is sliding on the surface of the mirror, that kaach, that glass. Yes, so same things happen over here also. अगर आपसे कोई बोले कि बताइए इस ब्लॉक का वेलोसिटी वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा, तो बता तो आप सकते हो, डायरेक्टली बता भी सकते हो कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, करके देख लेते हैं। बट क्या इस चीज को आसान किया जा सकता है? कैसे? अगर आप वेज फ्रेम में ही चले गए तो, क्योंकि वेज फ्रेम से अगर आप देखोगे इसी ब्लॉक को, जैसे कार के फ्रेम से इसी ब्लॉक को देखा तो मुझे ऐसा दिखाई दिया, मैं वेज पे ही बैठ जाऊं एक छोटा सा जीव जंतु बन करके। बहुत बार आपको सिखाया बच्चा पार्टी कि जब भी दो चीजों का मोशन होता रहता है ना, तो आप हमेशा क्या करें, किसी एक पर बैठ जाए, क्योंकि आप जिस पर बैठ गए हो तो आपके लिए वो रेस्ट पर हो गया। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू मी, अगर मैं इसी के ऊपर बैठ गया तो मेरे लिए तो वेज चल ही नहीं रहा ना यार। जैसे कार चल रही है, कार हालांकि चल रही है, बट कार के साथ में जो भी चीज है वो कहां चल रहा है मेरे लिए, बिकॉज मैं खुद कार पे बैठ गया हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कार के अंदर वो लटका हुआ है, वो जो मिरर पे होता है ना, गणेश भगवान या फिर कोई भी भगवान या कोई भी आजकल तो कुत्ता वत्ता लटका देते हैं यार, पता नहीं जो भी, जो कुत्ते ऐसे ऐसे होते हैं, उनकी मुंडी ऐसे होती रहती है, तो मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट कुत्ता विद रिस्पेक्ट टू द कार। कहां से है भाई? कार के रिस्पेक्ट में क्या है? कार के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है कि कार में बैठ के आप उस कुत्ते को देख रहे हो, कार भले चल रही है बाहर वाले व्यक्ति के लिए। हाँ, आप मनुष्य, आपको समझ में आ जा रहा है कि अच्छा हम बैठे हैं सर, कार तो चल रही, नहीं, कार से बैठ के उसको देखो, कार से बैठ के, भले कार चल रहा है दूसरे के लिए, बट आपके लिए कार के रिस्पेक्ट से उसको देखूंगा तो वो कुत्ता चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, लटका हुआ दिखेगा। वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर हम एक छोटे से इंसेक्ट बन के इस पर बैठ जाए और इसको ऑब्जर्व करें तो ये मुझे बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। बट ग्राउंड फ्रेम से थोड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से आपको ऐसा वेक्टर का खेल खेलना पड़ता है। लेट्स प्ले दैट गेम। आइए शांति से समझते हैं, बहुत जरूरी है ये ग्राउंड फ्रेम। यस बच्चा पार्टी, तो जैसे ही तुम ग्राउंड फ्रेम में घुस जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो है इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, बिकॉज इस वेज के ऊपर इधर ए से है, ये बी से है, तो पैरेललोग्राम तो आपने पढ़ा ही होगा। लेट्स ड्रॉ टू पैरेलल, तो ये आ गया रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, गेम ओवर। ये क्या आ गया? ए प्लस बी। तो जो ग्राउंड फ्रेम से आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है बच्चा, ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा? इस तरह से दिखाई देगा। अब जरा सोचिए, आसान चीज क्या है? इसको हम मान लेते हैं बी,
और इसको हम मान लेते हैं a। अब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको देखूं, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो हियर वी विल राइट वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये किसके फ्रेम में है? जब आप ऐसा इक्वेशन लिखते हैं तो ये किसके फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम से, या कोई भी फ्रेम जो आप सिलेक्ट करो। अगर आप इसके लिए ग्राउंड फ्रेम लेते हो तो इसके लिए भी ग्राउंड फ्रेम, इसके लिए वेज लेते हो तो इसके लिए भी क्या? वेज। अभी हम ग्राउंड फ्रेम से बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ग्राउंड फ्रेम से अगर b को देखा जाए बच्चा पार्टी, तो वो ऐसे चल रहा है। और अगर a की बात किया जाए ग्राउंड फ्रेम से बच्चा पार्टी, तो वेलोसिटी ऑफ b हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो ये हो गया VBA प्लस में VA। तो जो VBA है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मुझे 100% ऐसा ही दिखेगा, तो ये हमने लिखा B। और बच्चा जो VA है वो इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि वेक्टर A। ये लीजिए वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको थियोरेटिकली समझा दिया, लॉजिकल भी समझा दिया और मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ये V प्लस है, जो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उस हिसाब से होगा, इधर की तरफ जितना एंगल बने रिजल्टेंट वो ये आ गया। अच्छा, इस पर मैं इतना प्रकाश क्यों डाल रहा हूँ? प्रकाश इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज अभी इसी क्वेश्चन के अंदर हमें A और B के बीच में रिलेशन लाना है। हम दोनों तरीके से करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से भी देखेंगे हमारा आंसर और वेज फ्रेम में भी देखेंगे। बट इसको पहले अच्छे से उतारिए, कुछ 2-4 बातें अच्छे से लिखना कि जब भी वेज के ऊपर कोई ब्लॉक हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू थिंक, जो मैं बोल रहा हूं उसको सोचना और उसके बाद अपने शब्दों में इन्हें लिखना कि जब भी वेज के ऊपर ब्लॉक हो, वेज भी चल रहा हो, ब्लॉक भी चल रहा हो, तो ग्राउंड फ्रेम से आंसर इस तरह से आता है। बट क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है जब हम इसी सिचुएशन को सोचते हैं, एक इंसेक्ट बन जाए, एक छोटे से कीड़े बन जाए, छोटे से जीव जंतु बन जाए और वेज पर ही बैठ जाए, तब क्या वेज पर से मेरे लिए उस ब्लॉक के मोशन को बता पाना आसान है? आंसर है यस, क्योंकि तब हमारे लिए वेज क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए तो फिर ठीक है, प्लीज नोट डाउन, इसे नोट करें फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे लाल बाल गोपाल, लाइमन बामर पास एंड ब्रैकेट फंड। अब हम बात करते हैं ग्राउंड फ्रेम से इन्हीं सिचुएशन के ऊपर थोड़ी और चर्चा। देखो, पॉइंट करते हैं, कंस्ट्रेंट में मैंने हमेशा पॉइंट मेथड लिया है ना, यहां पर भी पॉइंट मार्क कर दो। ड्यूरिंग द मोशन, एक तो ये पॉइंट हो गया। हमेशा कैसा कौन से पॉइंट लेते हैं बच्चा लोग? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट के साथ जहां जहां पे कनेक्शन है उन सभी पॉइंट्स को मार्क कर दो। मार्क ऑल दी पॉइंट्स व्हेनेवर यू थिंक दैट देयर इज अ कनेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग का यहां पर कनेक्शन है, बाकी पूरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग पुली, स्ट्रिंग पुली, स्ट्रिंग ब्लॉक, ये तो इसके साथ भी है, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके, so there are total 4 points and condition है ग्राउंड फ्रेम। पता चल रहा है ना बच्चा क्या निकाला? we have to find the relation between A and B, we wish to calculate the relation between A and B। हालांकि theoretically पता भी चल रहा है A is equal to B आएगा, बट देखते हैं, सवाल को सोच करके देखते हैं अच्छे से। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम से मैं देखूं मेरे लाल, तो ये पॉइंट नहीं चल रहा है बिकॉज वो तो रेस्ट पे है, दीवार थोड़ी ना चल रही है, तो फिर ये 0 हो गया। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस वन इज 4। इफ यू टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2, then point number 2 is moving in this direction. What I have told in my previous video lectures, whenever you are focusing this point method, then if you talk about this point, consider the other points at rest, then focus that whether this point is increasing the length or decreasing the length. Ask yourself, if point number 2 is moving towards this side, so this length decreases, is the kind of energy very lal, so length decreases। अगर length decrease कर रहा है बच्चा लोग, तो ये आ जाएगा माइनस, है ना। पॉइंट 3 को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, असलियत में पॉइंट 3 किधर जा रही है? इस डायरेक्शन में। अच्छा, पॉइंट 3 समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा ऐसा है, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करके देखते हैं। यहां पर PXW कैमरा ले लीजिए, सोनी का PXW
बहुत अच्छा जूम करता है बच्चा पार्टी, बहुत महंगा आता है। तो सोनी का PXW कैमरा लिया और जूम मार के देखा भाई साहब, तो कुछ हमें ऐसा दिखाई दिया। ये था आपका पॉइंट नंबर 2 और ये था आपका पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अच्छा असलियत में ये पॉइंट कहाँ जा रही है? वेयर इज द रियल डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल? आंसर है कि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रेंड है, इस पुली के साथ अटैच्ड है, और पुली कंस्ट्रेंड है, इस वेज के साथ अटैच्ड है। वेज अगर इधर ए से जा रहा है बच्चों, तो पॉइंट भी इधर ए से जाएगा। ओ हो, बट सोच के देखो, असलियत में कंस्ट्रेंट के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखा जाता है कि अगर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, अब ये तो कॉम्बिनेशन हो गया वेज का, बट ये स्ट्रिंग के ऊपर देखोगे तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। क्या सिखाया गया था आपको? इन द केस ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। यानी रस्सी के साथ में जो पॉइंट है, जो वेलोसिटी है, कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो सेम होना चाहिए। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये देखिए, ये जो वेलोसिटी रियल वेलोसिटी है। अभी यहां पर अगर हम एक एंगल इमेजिन करेंगे, एंगल पता चल रहा है, देखो यहां थीटा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अगर जैसे आपने थीटा यहां पर इमेजिन करा, तो बच्चा ये जो हो गया ना, वो हो गया a cos थीटा, और बच्चा ये जो हो गया ना, वो हो गया a sin थीटा। अब सोचो, a cos थीटा और a sin थीटा में से कौन सी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है? आंसर इजीली मिल रहा है कि सर वी कैन से, क्लियरली पता चल रहा है, अपरेंटली पता चल, क्लियरली पता चल रहा है, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि a cos थीटा इस रस्सी के अलोंग है, इसीलिए a cos थीटा काम का है। अब सोच के देखो, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में सोचूं तो ये पॉइंट हुई ऐसे चल रहा है, मतलब कि इधर दैट इज a cos थीटा और इधर दैट इज a sin थीटा। काम का नहीं है, काम का है। तो ये जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस लेंथ को वो बढ़ा देगा, इसलिए बच्चा लोग प्लस में a cos थीटा। हाँ, फील आया बच्चा पार्टी? आ जाइए नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 को ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे लाल, कौन सा वाला? ये वाला जो पॉइंट है मेरे लाल, वो किसके साथ अटैच्ड है? ब्लॉक के साथ। ब्लॉक किसके साथ अटैच्ड है? हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये जो पॉइंट आपने देखा कि ए से चल रहा है, कौन से फ्रेम से लिया था आपने? ग्राउंड फ्रेम से। अगर आपने इसको ग्राउंड फ्रेम से इस पॉइंट को ले लिया, तो सभी पॉइंट को ग्राउंड फ्रेम से लेना, ठीक है? इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। अब मैं जैसे ही पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, तो ये पॉइंट नंबर 4 किस फ्रेम से है? ग्राउंड फ्रेम से है। तो ग्राउंड फ्रेम से बच्चा लोग, ये जो पॉइंट नंबर 4 है वो कहां है? एक तो ऐसे भी चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेज कंस्ट्रेंट, और दूसरा इस डायरेक्शन में भी जा रहा है बिकॉज ये ब्लॉक इधर चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से है। तो दोनों चल रहे हैं। अभी आपको बताया गया था, है ना, जिसमें b प्लस ए आया था, ठीक है? सो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसका डायरेक्शन कैसा आया था बच्चा? ऐसे ही तो आया था ना, अभी बताया था, ऐसा और ऐसा, इधर भी था और इधर भी था। तो अपने को दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड फ्रेम है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में सोचूं, फिर से यहाँ पर एंगल बना थीटा, और फिर से इधर आ गया a cos थीटा, फिर से इधर आ गया a sin थीटा, और b तो अपना है ही यार, शानदार। अच्छा, ओहो हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं a cos थीटा, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग को ही देखना है, इसको नहीं देखना है, तो a cos थीटा क्या कर रही है? लेंथ को घटा रही है। बिकॉज देखो, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये पॉइंट को देखा था तो बाकी सबको रेस्ट पे देखा था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ा देगा। लेकिन जब मैं इस पॉइंट को आया, बाकी सब रेस्ट पे चले गए, ये पॉइंट इधर आ रहा है, तो ये लेंथ धीरे धीरे हुई घट रही है, इसलिए बच्चा लोग इधर आ जाएगा माइनस में a cos थीटा। एट द एंड ये पॉइंट बी से भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर ये लेंथ बढ़ जाएगा बिकॉज इधर जा रहा है, प्लस बी प्लस बी। एट द एंड आपको करना है बच्चा पार्टी इक्वल टू 0। एट द एंड क्या करना है बच्चा पार्टी? इक्वल्स टू 0। चलिए अब देखिए क्या होगा। ये इक्वेशन जो आपने लिखा पता है क्या है? कुछ पता चल रहा है?
जो बच्चे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं उन्हीं को पता चल रहा है। हमने क्या करा, स्ट्रिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको कि स्ट्रिंग की वजह से फोर्स लगता है जिसको आप टेंशन फोर्स बोलते हो, बट टेंशन फोर्स की वजह से कोई काम नहीं होता। तो वो जो काम होता है पूरा नेट काम इक्वल्स टू 0 होता है, ये वही है। हाँ, सब जगह पर टेंशन मल्टीप्लाई है, इक्वल टेंशन है क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो 0 हो गया। याद करिए TVA करके एक ऑप्शन आता था पुली वाले सिचुएशन में, तो कंफ्यूज मत होना 0 होने के पीछे का कारण क्या है। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये वो इक्वेशन है। चलिए तो अब देखिए यहां से, ये देखिए a cos थीटा ने cos थीटा को मार दिया, ओ हो, तो a इज इक्वल टू b आ गया। यानी कि वेज कंस्ट्रेंट का ये फाइनल आंसर है कि a इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा। दिस वाज द फर्स्ट मेथड, जो कि कहां से लिया गया था, ग्राउंड फ्रेम से लिया गया था। इस चीज को बहुत आसान किया जा सकता है बच्चा पार्टी, अगर हम इसे ही वेज फ्रेम से ले तो। इतना बड़ा पैपे करने के पीछे का लॉजिक समझ पड़ रहा है ना। समझाना चाहता हूं हर एक चीज बारीकियों से, अगर आप ही नहीं समझते तो फिर आगे आपको पता नहीं चल पाता। ध्यान से सुनिएगा, वेज फ्रेम में अगर हम घुस गए, मतलब कि हम वेज पे से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा वेज से, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज पे बैठ गए, वेज पे मान लो कि आपके पास में एक जीव जंतु है, कीड़ा है, आप उसी पर बैठ गए। देखो वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज लिखूंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो वेज का नाम मान लिया जीव जंतु, मतलब जीव जंतु को बिठा दो उस पर, बात यही हुई ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू जीव जंतु, दैट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ जंतु, वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ जंतु। अच्छा बच्चा बता मुझे कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू जंतु है, VW माइनस में मैंने VJ लिखा, अब सोच समझ के बताना कि जो VW की वैल्यू है, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ वॉल है, वो कितना होगा। ये जैसे ही आप लिखते हो वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू जंतु, वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ जंतु, तो ये किससे रिलेटेड है। जब कुछ नहीं दिया होता तो ये ग्राउंड फ्रेम से ही है, ये भी कहां से, ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी ऑफ वॉल क्या है, वो तो चल ही नहीं रहा यार। और वेलोसिटी ऑफ जंतु ग्राउंड फ्रेम से, जो जंतु है वो A से चल रहा है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस जंतु इज इक्वल टू माइनस A आया। मतलब जो भी बच्चा या जो भी जीव जंतु इस वॉल पे बैठा होगा, वॉल उसके तरफ जा रही होगी, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ वॉल है वो माइनस A से चल रहा होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा। समझ पा रहे हो। ये जो वेलोसिटी ऑफ वॉल है, अगर हम इससे देखें तो हमें लगेगा कि ये A से पीछे की तरफ जा रही है। अरे आप उसकी तरफ जा रहे हो ना, आप उसकी तरफ जा रहे हो, उसकी तरफ जा रहे हो, उसकी तरफ जा रहे हो, तो ये आपको ऐसा महसूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हो, आप ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हो, मतलब आप अगर ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हो, ट्रेन भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो एक मामला। दूसरा मामला है कि ट्रेन खड़ी है, आप ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हो, तो ऐसा कोई बोले कि भाई साहब ट्रेन की वेलोसिटी क्या है आपके रिस्पेक्ट में, तो उल्टा ही आएगा ना यार, माइनस A। लगेगा कि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है क्योंकि आप इस तरफ जा रहे थे, लगेगा कि वॉल इस तरफ आ रही है क्योंकि आप इस तरफ आ रहे थे। गॉट माय पॉइंट, फील कर लो अच्छे से। असलियत में तो चल यही रहा है, लेकिन जब आप इस पे बैठ के देखोगे ना तो आपको लगेगा वॉल चल रही है, मेरे तरफ वॉल आ रही है, बट चल तो रहे हो आप। ठीक है बच्चा, तो ये सिचुएशन VWJ इज इक्वल टू माइनस A। अच्छा, अब वेज फ्रेम से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहां से, वेज फ्रेम से। इस पॉइंट का रफ्तार बताएं, क्योंकि वेज फ्रेम है तो वेज फ्रेम से हमने ये देखा कि जो वॉल है विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम वो A से चल रहा है। तो अगर ये पॉइंट A से इधर चल रहा है, माइनस का मतलब यही यार कि वॉल ऐसा चलता हुआ दिखेगा। तो ये पॉइंट इस लेंथ को क्या कर रहा है बच्चा लोग, घटा रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा माइनस में A। ये पॉइंट इस ब्लॉक के पुली के साथ अटैच्ड है, पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 अटैच्ड है इस वेज के साथ, और वेज के ही रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, तो वो तो चल ही नहीं रहा है ना, वो तो 0 हो गया। चमकीला चमकीला चमकीला, लागिला लागिला लागिला। वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज था वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, है ही नहीं यार, चल ही नहीं रहा ना। ठीक है,
समझ पड़ रहा है ना बच्चा पार्टी? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? ये बात को फील इसलिए बार बार करा रहा हूँ, कई बच्चे बस ऐसे पढ़ लेते हैं, पढ़ने से काम नहीं होता। वो कार वाले एग्जाम्पल हमेशा याद रखो। कार अगर चल रही है तो कार के, अब जैसे मैं यहीं पर बात करता हूँ, ये पॉइंट मेरे लिए कैसा है, मैं अगर इस पॉइंट को देखूंगा तो पॉइंट चलता हुआ नहीं दिखेगा, वो पॉइंट चलता हुआ दिखेगा बाहर के बंदे के लिए। ये बात वही है कि वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस पेज, तो वेज के रिस्पेक्ट से वो तो चल ही नहीं रहा है, ये पॉइंट चल रहा है इधर ए से ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, बट हम बात कर रहे हैं वेज से। देखो पहले आया था बट अभी आ गया है 0। अच्छा पॉइंट 3 अटैच्ड है, वेज के फ्रेम में है, पॉइंट 3 भी वेज के फ्रेम में है, नहीं चल रहा है तो 0। गजब। पॉइंट नंबर 4 वेज फ्रेम में देखा था थोड़ी देर पहले, एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि इस वेज के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो ऐसे ही चल रहा है, तो ये प्लस बी। ओ हो सेम आंसर। सो पूरा का पूरा जो मेरा मुद्दा था, बस आपको ये समझाना था कि इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसमें आप चाहे तो वेज फ्रेम ले लीजिए, चाहे तो ग्राउंड फ्रेम ले लीजिए, आपका आंसर सेम आता है। बट आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको खेल खेलने में मजा नहीं आएगा। उतारिए बच्चा लोग, और इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, बेझिझक होकर क्वेश्चन करना, बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन डाल देना, बाबा एसएसपी और आवर टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई 101%। चलिए उतार लीजिए मेरे लाल बाल गोपाल। बहुत अच्छी चीज़ आपने सीखी है, बहुत ही शानदार चीज़ आपने सीखी है, आनंद की अनुभूति भी उम्मीद करता हूँ आपको आई होगी। चलिए देखिए अगली बात करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, मजा आएगा। चिड़िक 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 चिचिक चिचिक। अमर बेटे मैंने कहा कि तुम इनके साथ चले जाओ, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो, है ना बच्चा लोग? फिर आप रेफरेंस बुक ट्राई करना, ठीक है? देखिए ये वॉल राइट, ये वेज हो गया, ये एंगल थीटा, पुली कि यहां पे भी एक पुली लगा देते हैं, पुली पुली एक और अटैच्ड। तू मुझे मिस भी ना कर रही, मिलना चाहिए बच्चा, उसको बेचारे को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। चक्रवर्ती झूठी है, समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब कई बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि ये वीडियो कब शूट हो रही है, देश में आने वाले इतिहास में याद रखा जाएगा बाबा एसएसपी को, बाबा एसएसपी की आवाज। फिर एक यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे। देख बच्चा यही फिजिक्स है यार, कॉन्सेप्ट वही है, बस सवाल को थोड़ा डेप्थ में लेके गया और 3-4 पुली लगा दी, और क्या इसमें क्या है? पुली को थोड़ा ठीक बस से बनाओ। देखिए ये थोड़ा, नहीं तो आप कंफ्यूज भी रहेंगे, सर ऐसा कैसा हो रहा है। ये अब सही है, ठीक है बच्चा? तो सवाल हमारा वही है, ये अगर ए से चल रहा था तो ये बी से चल रहा था, ऐसा माना गया, तो ए और बी में क्या रिलेशन है? ये ए से इस तरफ खिसका और ये बी से इधर खिसका, तो ए और बी में क्या रिलेशन है? ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप चाहो तो इसे ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर लो, आप चाहो बच्चा तो इसे वेज फॉर्म से सॉल्व कर लो। दोनों ही फॉर्म से, दोनों ही फ्रेम से आपका आंसर आने वाला है। बट द वन थिंग इज क्लियर दैट योर क्वेश्चन विल बी वेरी इजी इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कंसिडरिंग द फ्रेम रेफरेंस दैट इज योर वेज फ्रेम। सी आपके सामने एग्जांपल, इसलिए रफ नहीं करा था। वेज फ्रेम से धड़ाके से हो गया, क्योंकि वेज फ्रेम में आप घुस जाते हो तो वेज पे जितने भी पॉइंट मार्क करोगे वो तो आपके लिए रेस्ट हो गया ना।
बट अगर आप ग्राउंड फ्रेम से सोचने जाओगे तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से करना होगा, करके दिखा देंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बट बेटर होगा कि आप सीधा सीधा किस पर से चले जाओ बच्चा लोग, वेज फ्रेम से चले जाओ। स्ट्रिंग है, मार्क कर दीजिए, राइट। चलो मार्किंग कर देते हैं मेरे लाल। तो ये रहा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 एंड पॉइंट 8। ये नहीं है, ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये तो चल रहा है कि बी से नीचे है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वेज फ्रेम, यानी कि वो जो हमारा छोटा सा कीड़ा है वो इसी पर बैठा हुआ है। तो कीड़े के लिए ये पॉइंट नहीं चल रहा बच्चा, इसलिए इस पॉइंट के लिए रफ्तार दैट इज गोइंग टू बी 0। ये पॉइंट आपने देखा कि जब हम इस फ्रेम से देखते हैं तो ये जो है वो ए से इस तरफ आने की कोशिश करता है, वॉल चलता है इस डायरेक्शन में, तो ये चल रहा है ए से। अब ये पॉइंट अटैच्ड है पुली से, पुली अटैच्ड है इससे, और ये चल रहा है ए से इधर। तो जब ये इधर जाएगा बच्चा तो ये इस पॉइंट को क्या करेगा, ये इस पॉइंट को, ये इस पॉइंट के लेंथ को क्या कर देगा बच्चा, घटा देगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस में ए, ठीक है। चलिए अब आगे के पॉइंट को भी सोच लेते हैं कि उसके बाद वाले पॉइंट जो उसके ऊपर के पॉइंट है उनका क्या होगा। हाँ, तो उसके बाद वाले पॉइंट बच्चा पार्टी, ये पॉइंट भी अटैच्ड है पुली के साथ। अरे मगर कैमरा तो चल रहा है ना, अरे वाह, कैमरा नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी चल रहा है इधर ए से, बट क्या ये जो है वो इस स्ट्रिंग के अलोंग है, नहीं, तो कोई काम का नहीं है। ये पॉइंट इधर, बट क्या वो स्ट्रिंग के अलोंग है, काम का नहीं है। ये इधर काम का है, स्ट्रिंग के अलोंग है, ए से चल रहा है, तो अब लेंथ को घटा रहा है इसलिए माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट इस पुली पर है, पुली इस वेज पर है, वेज के लिए ये पॉइंट नहीं चल रहा तो 0, ये पॉइंट भी नहीं चल रहा तो 0। ये पॉइंट बच्चा चल रहा है, ये वाला पॉइंट वेज फ्रेम्स के लिए ये पॉइंट चल रहा है, क्योंकि वेज के लिए ये पॉइंट चल रहा है और नीचे की तरफ बी से लेंथ को बढ़ा रहा है, इसलिए प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसलिए माय डियर बच्चा पार्टी ये आया 2a इज इक्वल टू बी, इसलिए a बराबर b/2, यानी कि a और b में जो रिलेशन आया ना बच्चा लोग, वो कितना हो गया बच्चा पार्टी, b/2। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके वीडियो को रोक करके अच्छे से ध्यान लगा करके एकदम ओम शूम शांति के हिसाब से सभी पॉइंट को आप कहाँ से सॉल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से। यस बच्चा लोग, ग्राउंड फ्रेम से अगर आपने सोचा तो अपने आंसर को मैच करिए, देखिए गलत नहीं होगी, ये फिजिक्स है, कोई भी फ्रेम से करें। यही तो खास बात है हमारे इस भौतिक विज्ञान की कि इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बहुत बेसिक और बहुत अच्छे और बहुत एडवांस होते हैं। टफ तब हो जाती है चीज़ें जब आपका बेसिक क्लियर नहीं हो, तब वही चीज़ आप करते करते आपके प्राण निकल जाएंगे, है ना। अगर आपने सीखा अच्छे से तो फिर ग्राउंड फ्रेम से भी कुछ नहीं है। जब आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये पॉइंट चलता हुआ दिखेगा, वेज है, चल रहा है यार ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से ए से चल रहा है, बट ये इधर चल रहा है, लेंथ को घटा देगा इसलिए माइनस ए। ग्राउंड फ्रेम से ये पॉइंट पुली के साथ अटैच्ड है, पुली अटैच्ड है इस वॉल के साथ, ग्राउंड फ्रेम से वॉल बिल्कुल भी नहीं चल रही है तो 0, ये तो 0 चल ही नहीं रहा। अब जितने भी पॉइंट है इसके ऊपर सब 0, टोटल 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। ये पॉइंट इधर आया, फिर से लेंथ को घटा रहा है बच्चा इसलिए माइनस ए। अच्छा, ये पॉइंट असलियत में जा इधर रहा है, बट यहाँ पर एंगल थीटा है, अभी बताया था ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, बट कौन सा कंपोनेंट काम का है, जो वेलोसिटी के अलोंग है। जब ये इधर जाएगा तो ये इस लेंथ को बढ़ा देगा इसलिए प्लस ए कॉस थीटा। फिर हम देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट को तो ये वेज फ्रेम में अगर देखा जाए तो बच्चा लोग वेज फ्रेम से ये पॉइंट इधर भी है इधर भी है तो वापस इस तरफ आएगा। ये आपको बता दिया ना पहले वाले एग्जांपल में ही, बिल्कुल वही चीज़ है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। बट अधिकतर बच्चे जब वेज फ्रेम ग्राउंड फ्रेम से करते हैं तो ये तकलीफ आती है, वो सोच नहीं पाते तो फिर गलत हो जाता है। अब देखो ये पॉइंट ए कॉस थीटा वेलोसिटी अलोंग द कंपोनेंट, ये देखेंगे हम, इसको देखेंगे नहीं, और ये इधर जा रहा है तो इस लेंथ को डिक्रीज कर रहा है ना, इसलिए ये माइनस ए कॉस थीटा। और एट द एंड ये पॉइंट इधर भी जा रहा है बी से, बढ़ा रहा है लेंथ को, तो
तो प्लस भी आपके सामने ही रिजल्ट है मेरे लाल, देखिए ध्यान से। a cos थीटा ने इसको मारा तो -2a इज इक्वल टू बी, इसलिए a बराबर में b/2। ओ हो, तो चाहे आपका वेज फ्रेम है चाहे आपका ग्राउंड फ्रेम है, आपने दोनों बातें सच्ची ईमानदारी के साथ सीख ली, शिद्दत के साथ सीख ली और आंसर आपके सामने है बच्चा पार्टी। अब ऐसे खुद ही क्वेश्चन बनाते रहिए, यहाँ पर भी लगा दीजिए एक और लगा दीजिए नीचे, यहाँ लगा दीजिए, पुली करते रहे, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से आपको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए बच्चा लोग, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करें बच्चा पार्टी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जितनी चीज़ें आप लिख रहे हैं अगर लिख लोगे तो आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किताबों के अंदर प्रॉब्लम समझाए बहुत अच्छे से होते हैं पर उनके पीछे का जो लॉजिक होता है वो नहीं होता। प्रॉब्लम की मैं बात करूँ, कंसेप्ट्स नहीं बताते उसमें, ठीक है। वर्मा जी का तो बहुत थोड़ा सा इसमें सवाल बहुत अच्छे दे देते हैं, बट मैं जब पढ़ता था मेरे को समझ में नहीं आता था यार, काफ़ी लंबा वक्त लगा पढ़ाते पढ़ाते, अपने एक्सपीरियंस से हम सीखे, तो हमें समझ में ही नहीं आता था। 12th में जब हम पहुँचे ना तो हमारा एकदम नल बड़े सन्नाटा था। 11वीं में तो यार हमारे वांदे पड़ गए थे पास होने के, कसम बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता था फिजिक्स। हमारी जो भौतिक विज्ञान में एक मैम आती थी, मराठी थी वो, हमको चश्मा लगा था यार, हमको दूर का दिखता नहीं था। तो क्लास 11th में साइंस लिए थे बहुत जोश जोश में, 2007 में, 7 की बात कर रहा हूँ, हाँ 2007 में 10th पास आउट करके गए थे विज्ञान प्रवाह के अंदर। हमको दिखता नहीं था, चश्मा बना नहीं था, और पूरे शहर में जो है एक दो स्कूल हुआ करती थी, सूरत की बात कर रहा हूँ। तो साइंस ले तो लिए, चले गए, हमारे स्कूल में नहीं था तो साइंस के लिए दूसरे स्कूल में आना पड़ा। गिरना मत भाई। तो जब आए तो देखिए बहुत भीड़ है, क्लास की स्ट्रेंथ जो है भाई साहब 70, उसमें से मात्र सिर्फ 2 जो है बालिकाएं, बालिकाओं पे नहीं आएंगे, 2 ही बालिकाएं थी, मैथ्स ग्रुप था उस टाइम पे, ऐसे ही होता था। कई बच्चे सोच रहे हैं सर बालिकाओं का नाम क्यों ले रहे हो, अबे सबका अपना अपना टाइम होता है यार, अपना भी टाइम था। तो भाई साहब जगह मिली नहीं, पीछे बैठे, और समय सिस्टम हमारे टाइम में कैसा था, एक ऐसा चलन चला था बच्चा, क्योंकि तब ये यूट्यूब वगैरह होता नहीं था, तो जिस टीचर के पास ट्यूशन जाता था वो टीचर बहुत प्यार सम्मान मान सम्मान देते थे। 1-2 दिन तो चला लिए, तीसरे चौथे दिन से जो है क्लास के अंदर टीचर भी क्या है अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे इंडिया की खास बात पहले थी, अब तो नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत जागरूकता आ गई है, यूट्यूब है, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए, पहले दिन टीचर ने जैसा पढ़ाया हम किए ही नहीं भाई साहब, पैसों की कमी थी तो बहुत कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, बताएंगे किसी दिन। तो अब हुआ एक, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए, हमारे ग्रुप के भी 2-4 मित्र जो 10वीं से हमारे साथ पास करके आए थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अब हम कर नहीं पाए, ऊपर से हमको चश्मा, जगह मिली नहीं, पीछे बैठे हैं, मैम ने खड़ा कर दिया, और बोर्ड पे कुछ भी लीप देती थी भाई साहब, पता ही नहीं चलता था। पूरी फिजिक्स जो है मेरी वाहियात हो गई थी, बर्बाद हो चुकी थी। 11th मतलब समझ लो, क्योंकि समझ में ही नहीं आता था। मैम आती थी स्कूल में, फिर क्या करते हैं टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं है, वो एक तकलीफ वाली दौर थी। तो मैं वो बता रहा हूँ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। ठीक है, जब 12वीं में आया ना, एहसास हुआ कि बेटा तेरे पास ट्यूशन जाने के तो पैसे हैं नहीं, तो जा भी नहीं सकता है। कंडीशन भी ख़राब, पिताजी ने एकदम हाथ ऊपर कर दिए थे कि नहीं तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, तो बहुत कंडीशन ख़राब थी बच्चा पार्टी। इसके लिए अलग से वीडियो कभी बना देंगे। बस इतना कहेंगे कि जब 12th में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, चाहे कुछ भी हो। भाई साहब अपने से बैठा, अपने से घिसा, कुछ भी करा, मरा चाहे जिया, इस तरह से फिजिक्स को तैयार किया कि 11th और 12th पूरा का पूरा आइसक्रीम की तरह एक एक चीज़ जहन में आते चली गई। प्रैक्टिस बहुत करता था मैं, मतलब कोई चीज़ समझने के बाद ना मैं उसकी प्रैक्टिस बहुत करता था। जैसे कोई थ्योरी मैंने पढ़ ली, सपोज 12th की मैं बात कर रहा हूँ, थ्योरी मैंने पढ़ ली तो उसको 10-12 बार लिखता था। 70 से 80 रफ मैंने भर डाले थे थ्योरी लिख करके, डेरिवेशन लिख करके। तो जब वो जुनून आपके अंदर आ जाता है ना बच्चा लोग, तब आप कुछ भी कर सकते हो। आप 11th में एक बच्चा जो फेल होने वाला है और 12th में टॉप करता है फिजिक्स में, वो एक विस्तार के अंदर नाम हो जाता है। और वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है कि मुझे अब कुछ भी हो जाए कि मैं पढ़ाऊँगा, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा। क्लास 12th पास करने के बाद ही मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था। खैर बहुत लंबी कहानी है, लंबा समय ले लिए क्या, आइए ज़रूरी है बच्चा लोग, शूट कर रहे हैं ना, कभी कभी इस तरह से आप लोगों को ये बातें शायद मोटिवेट करें। तो याद रखिएगा, जीवन में मनुष्य के साहस से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने साहस कर लिया है कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, तो आपके साहस से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और हारता वही है,
हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो आपको लड़ना होगा। ज़िंदगी की असली जो संघर्ष के दौर स्टार्ट होते हैं ना, वो आपकी कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद होते हैं। यस बच्चा, तो साहस दिखाइए और जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ से ना हारें। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब आएगा असली वेज कंस्ट्रेंट में कहानी में मज़ा, क्योंकि आपको एक जो सेगमेंट मैंने पढ़ा दिया अब उसके बाद ये समझाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। मान लो बच्चा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, बहुत ही शानदार सिचुएशन है और आप इसका आंसर भी जल्दी से दे देंगे, हर बच्चा दे देगा। बट यही डिफरेंस होता है कि जो फिजिक्स को बहुत ही डेप्थ में लेके जा करके समझने की कोशिश करने वाला है और सिर्फ वो ऊपर ऊपर से जो पढ़ने वाले हैं उनमें और आप में यही डिफरेंस होगा कि इसका आंसर आप दे करके क्या सोचते हैं। मान लो ये ए है बच्चा, ये मान लो बी है। मान लीजिए सपोज ये दो ब्लॉक इस तरह से कांटेक्ट में है। नाउ आई एम अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस ब्लॉक ए गेट्स द वेलोसिटी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एंड दैट इज परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला कि ये दो ब्लॉक इस तरह से रखे हैं, मैंने एक ऐसा फोर्स ए पे लगाया, ऐसा जादुई फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसमें दो तरह से वेलोसिटी जनरेट हुई। मान लिया एक वेलोसिटी जो है बच्चा इस ए के अंदर, इस ए के अंदर इस डायरेक्शन में है, सपोज वो v1 है, और एक बच्चा इस डायरेक्शन में है, सपोज वो v2 है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, विल द ब्लॉक B मूव? क्या B वाला मूव करेगा? तो क्यों और किसकी वजह से? आप बोलेंगे वेल सर, ऑफ कोर्स B विल मूव बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन A एंड B एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ V1 दिस V2 विल नॉट बी एबल टू मूव दिस बिकॉज उसका डायरेक्शन ही इधर है, बट दिस V1 will pushes this block B. Why? Because there is the contact. ये हर बच्चा बता सकता है, मुझे पता है तुमने ये बता दिया, बट लुक एट द फिजिक्स बच्चा लोग, लुक एट द लॉजिक बिहाइंड दिस। इसके पीछे का एक लॉजिक समझे। आप अगर बहुत अच्छे से देखो, ये है तो छोटी सी बात, बट इससे सवाल कैसे बन जाते हैं वो देखिए। इस चीज को इमेजिन करिए, ए और बी के बीच में ये क्या है? क्या कैन आई से दैट दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस? आंसर है यस। तो जहां पे दो बॉडी का कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पॉइंट आप कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये पॉइंट है और यहां पर आप एक पॉइंट ले लो, और अगर आप ऐसे चले जाते हो, ये V1 से है तो ये भी कितने से चलेगा? V1 से। जैसे स्ट्रिंग में था वैसे ही इसमें था। लुक एट द लॉजिक। क्या बोला फिर से समझे। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस पे आए हुए दो पॉइंट, एक पॉइंट एक ऑब्जेक्ट का, दूसरा पॉइंट दूसरे ऑब्जेक्ट का, उस एक्सिस के अलोंग, एंड दैट एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। सो द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन। लिख दूं? आ जाइए लिख भी देते हैं। velocity along the axis perpendicular to the contact surface always remains constant due to कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए बच्चा, यही डिफरेंस है आप में और जो बेसिक सिंपल जो पढ़ेंगे वो। आप समझे ना लॉजिक? कोई भी बच्चा आंसर दे देता, बट ये कौन सोचा जिसको और डेप्थ में फिजिक्स को लेके जानी है। तो भाई साहब हमने ये सीखा कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है, इसलिए कर पाया, V1 से कर पाया। क्यों कर पाया? अब अगर मैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर जाऊं ऐसे ऐसे एंगल पे, तो वो अलग अलग है, क्योंकि V cos थीटा V sin थीटा वो अलग की बात है। बट ये V1 से है तो ये भी V1 से जाएगा, बिकॉज ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे दो पॉइंट लीजिए, वो पॉइंट इसके एक्सिस पर आए, तो आप हमेशा ये देखो कि वेलोसिटी उस एक्सिस के अलोंग जो भी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो उस एक्सिस के अलोंग है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये है हमारा वेज कंस्ट्रेंट का लॉजिक। तो ये लॉजिक को नोट करके अच्छे से लिखना। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ जो भर भर के आप देखेंगे, अच्छे अच्छे किताबों में होता है, कई बार देखने के बाद समझ में नहीं आता ये है क्या, क्वेश्चन पूछना क्या चाहते हैं, बट अभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए बच्चा लोग, मज़ा आ जाएगा अब इसको इस इलस्ट्रेशन को करने के बाद में। ठीक है,
देखिए ऐसी एक सिचुएशन है, ये हमारा वेज, ठीक, और ये है ए, ये ना इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ए से, कितने से, ए से, ये एंगल थीटा है। और कहानी ये है कि यहां पे वॉल है, दीवार, और उस दीवार पे बच्चा एक और ब्लॉक फंसा हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हो ना, दीवार के बीच में ये ऐसे ब्लॉक फंसे हुए हैं। हाँ, तू SMS भी ना करे, तू SMS भी ना करे। अब सोचो, फ्रिक्शनलेस इमेजिन करना है आपको कि ये जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इसकी जो सरफेस है वो भी क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अब अगर ये बी से नीचे आ रहा था, कौन, जो दोनों दीवार के बीच में फंसा हुआ एक ब्लॉक है इस तरह का, वो अगर बी से नीचे आ रहा है और ये अगर ए से इधर जा रहा है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होगा? समझ पाए आप सवाल क्या है? जैसा अभी इससे पहले किए थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। उसमें स्ट्रिंग भी था, इसमें स्ट्रिंग नहीं है, और ये वेज कंस्ट्रेंट का रियल फॉर्मेट है। देखिए ये ऐसे आएगा, जाहिर सी बात है, ये अगर ऐसे आएगा तो ये जब ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली ये इधर जाने वाला है। ये तो कंफर्म समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ दिख रहा है। हाँ, अगर आप इसी चीज़ को ऐसे नुकीला बना देते, ये सपोज अगर ये नहीं होता, वो ऐसे होता, कांटेक्ट ही नहीं होता, तो कांटेक्ट नहीं होता तो वो मूव कर ही नहीं पाता। हाँ, अभी वो मूव कराएगा इसको, ये इधर आ रहा है और वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमें बताना है कि कंस्ट्रेंट के लिए क्या कंडीशन है, ए और बी में क्या रिलेशन है, राइट। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? कॉन्टैक्ट सरफेस को देखना है, उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए बच्चा पार्टी, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, ध्यान से देखिए, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस। अब इसके एक परपेंडिकुलर हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं। ये रहा इसका परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक, सही है। हाँ, थोड़ा और 90 डिग्री पर लेके जाएं तो और अच्छे से क्लियर हो। ये ऐसे, चलिए ये हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं और यहां पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब देख बच्चा, ये जो पॉइंट है वो इधर ए से चल रहा है, बिकॉज वो बड़े वाले वेज में है, और ये वाली जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ रही है, ये इधर बी की तरफ से, ठीक है। बट हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो हमें इस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज चाहिए, इस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज चाहिए। देखिए ध्यान से, ओके 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 ओके, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि ठीक इसके पैरेलल है। तो दिख रहा है कि यहां पर एंगल थीटा है बच्चा लोग, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। ये थीटा है बच्चा पार्टी, तो ये आपका ए कॉस थीटा हुआ, और ये जो हो गया वो आपका ए साइन थीटा हो गया। बी पर आ जाते हैं। देखिए यहां एक लाइन ड्रॉ कर दो, राइट राइट राइट, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो एंगल है, सही जा रहा हूं ना यार मैं? थोड़ा और अच्छे से करो, नीचे थीटा 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 थीटा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है ना बच्चा पार्टी? ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है। मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं, जूम, PXW कैमरा लेके आया हम, जूम करते हैं। ये रहा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ऐसा, यहां पर एक और चीज ऐसे गई हुई है, ये पोर्शन, और बच्चा ये ऐसा है। देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा हो गया। अच्छा, ये कितना हुआ? ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 है ही, 90 है ही। अब ये कितना होगा? तो ये हो गया 180 माइनस 90 प्लस में थीटा,
यानी कि आंसर आ गया थीटा। तो ये एंगल हो गया बच्चा लोग थीटा। कौन सा, ये वाला एंगल हो गया थीटा। देख। और ये कंपोनेंट चल रहा था आपका कौन सा, ए साइन थीटा। मज़ा देखिए फिजिक्स की, समझ में आ रहा है तो फिर कसम उड़ान चलेगी आनंद की अनुभूति। तो थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट, ये कॉस थीटा, ये बी से चल रहा था, सो दिस इज बी कॉस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा। अरे आ गया बच्चा लोग, एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की कंपोनेंट आ गई है और कंस्ट्रेंट ये कहता है कि भाई साहब उस पे हमेशा वो सेम होगा। ओ हो, दैट मीन्स वी कैन राइट ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, यानी कि बच्चों b बराबर में a साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। गजब। तो b बराबर में आ गया a tan थीटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये है कंस्ट्रेंट मोशन की कहानी, वेज कंस्ट्रेंट की, कि ऐसा होगा। एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं। मज़ा आया होगा बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूँ। आइए देखिए ध्यान से, आनंद की अनुभूति के साथ, फील के साथ करते हैं एक और इलिस्ट्रेशन। लल्लन टॉप, रशेदार, मज़ेदार। गिर मत भाई, कलर अलग करो। ए माँ तारी चुनरी, माँ तारी चुनरी माँ। ऑब्जेक्ट देख करके आप समझ जाओगे ना कि वो गिरने ही वाला है, तो वो उसको हिला करके इस तरफ लेके आ जाएगा। इस तरह से सिचुएशन है बच्चा पार्टी। और एक और चीज़, एंगल 37 डिग्री दिया है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, वो 37 डिग्री दिया है। ये इधर ए से जाता है और ये इधर नीचे की तरफ बी से आता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कांटेक्ट है तो ये इसी तरफ मूव करेगा। सिचुएशन ही ऐसी देख के पता चल रहा है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? क्या कहता है लॉजिक बच्चा लोग? नेशन वांट्स टू नो, बाबा एसएसपी वांट्स टू नो। ये है कांटेक्ट। इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। कर दिया भाई साहब। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए, कर दिए। अब सोचिए, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो है वो चल रहा है ए से और ये जो है पॉइंट नीचे चल रहा है बी से, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो इस इलाके में है एंड दैट इलाका इज कमिंग विद बी and this particular point is in this इलाका and that is moving with the A. Okay, not a problem. अब हम सोचते हैं माइकल that how to solve this question. Alright, no problem. इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। तो दिख रहा है ये 37 है बच्चों, तो इसकी भी वैल्यू 37। ओ हो, क्या दिस कंपोनेंट इज A cos 37? आंसर इज यस। क्या दिस कंपोनेंट इज A sin 37? Answer is yes. That's great. So what is the value of sin 37? That is 4/5. In case you are feeling any kind of problem with that, just remember this triangle. ये पंजी, ये तिग्गी, ये 53, ये 37 और ये चौगी। 5 3 के पास 53। आपको चाहिए sin 37 3/5, तो ये हुआ 3/5। ठीक है, अब B पर आ जाते हैं। B वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चा लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चा बड़ी। उसके अंदर घुस करके ना हमें वो एंगल निकालना होता है। मेन चीज़ वो एंगल है। ये तो चलो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ देखो, ये 37 है तो ये वाला आपका 37 हुआ, पता चल रहा है। यहाँ पर ये आपका 37 है तो ये 37 है, तो इसकी जो वैल्यू हुई वो 53 हुई, बराबर है। ये 53 है तो ये वापस कितना हो गया 37। अब ये 37 है तो ये जो कंपोनेंट हुआ इस डायरेक्शन में वो हुआ B cos 37 और इस डायरेक्शन में हो गया B sin 37। क्या कहता है लॉजिक कहता है वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है, ये रहा, और उसमें भी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू द कंस्टेंट मोशन अलोंग द एक्सिस। ये B cos 37 है और A sin 37 है। तो B cos 37 की वैल्यू कितनी बच्चा लोग? cos 37 की वैल्यू 4/5।
So this is going to be 4b by 5. Now according to the logic we can say, my dear Lal Bal Gopal Bachcha Badi, 4b by 5 is equal to 3a by 5. So 4b is equal to 3a. You can say b is equal to 3a by 4. Oh ho, that's great. है ना मजेदार, है ना बच्चा पार्टी? यस. सो ये हो गया हमारा वेज कंस्ट्रेंट का एक शानदार लेक्चर. आई होप बच्चा पार्टी लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा. सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं इसके अंदर. अब आप अगर बहुत अच्छे रेफरेंस बुक से सवाल करना चाहो तो ईजिली कर सकते हो. इसे अपने नोटबुक में जरूर उतार लेना, नोट्स अच्छे से बनाएं. उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे जो डाउट होंगे रिलेटेड टू वेज कंस्ट्रेंट वो आपके क्लियर होंगे. वेल बच्चा लोग, इसके साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, बिकॉज वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक शानदार एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अपने डाउट को ईजी सॉल्व कर सकते हैं. सीधा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, इफ यू हैव नॉट so far you are not the part of the SSP family, then please be a part of SSP family by subscribing the channel. And साथ ही साथ don't forget to press the bell icon. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, बच्चा पार्टी. Thank you so much for watching all the videos. Thank you so much for all the love and support. Take care. See you in the next class.